ये जो ठंडा होगा। प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहलोत और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। एक महापंचायत ऐसी भी हो रही है ऋषिकेश में, जो कि शायद आज नहीं, मुझे लगता है लगभग 5 से 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि आज के दिन ये महापंचायत करने की आवश्यकता ना पड़ती। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आंवला न्यूज के पत्रकार यानी कि योगेश डिमरी पर एक जानलेवा हमला किया जाता है एक माफिया द्वारा। उनको बुलाया जाता है, बरगलाकर फुसलाकर, उसके बाद जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनके सर पर डंडा मार दिया जाता है। फिर उनको सरकारी अस्पताल लेके आते हैं। सरकारी अस्पताल में भी लोग जुटते हैं, पता चलता है वहां पर भी एक माफिया की गाड़ी है। उसके बाद उनको एम्स रेफर किया जाता है। एम्स रेफर करने के बाद उनको 1 दिन रखा जाता है, और उस 1 दिन के बाद अचानक ही उनको जबरदस्ती का डिस्चार्ज मिलना जाता है। अब वो डिस्चार्ज जिसमें कि उनका ना तो वो बोल पा रहे हैं, ना वो ठीक से चल पा रहे हैं, ना उनका सर पे जो दर्द है वो दर्द ठीक हो पा रहा है, मगर फिर भी उनको डिस्चार्ज दे दिया जाता है। मगर जब राजनीतिक दलों की एंट्री होती है इस चीज में, तो उसके बाद फिर से उन्हें 1 हफ्ते के लिए अंदर कर दिया जाता है, यानी कि डिस्चार्ज कर एडमिट कर दिया जाता है। अब आप ये सोचिए कि एक पत्रकार के साथ भरे बाजार में सुबह 8 बजे ऐसा कृत्य हो जाता है, तो ये सोचे कि आम आदमी कहाँ होगा। सामने आप देख पा रहे होंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फैल रहे नशे के विरोध में महापंचायत। ये वो पंचायत है जो कि शायद आज से 7 या 8 साल पहले हो जानी चाहिए। अभी वहाँ पे आशुतोष नेगी मौजूद हैं, जो कि लगातार यहाँ पे सबको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या इस पूरी पंचायत से सब ठीक हो जाएगा, या फिर जो योगेश डिमरी पर हमला हुआ है, हालांकि उनका जो मुजरिम है वो पकड़ा भी गया है, उसके बाद 40 लोगों पर एक ऐसा मुकदमा हो जाता है जिसको सुनने के बाद ये जरूर समझ में आता है कि शायद अब लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। अंकिता भंडारी की लड़ाई पिछले 2.5 सालों से लड़ते हुए आशुतोष नेगी सामने खड़े एक पुख्ता हमारे पास है, मगर आज भी एक पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता है और फिर कहा जाता है आप एक यूट्यूबर हो। तो जनता के हितों को उठाना पत्रकार का काम है, ये नहीं है कि वो एक यूट्यूबर है। चलिए आगे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि जो जमावड़ा आप देख पा रहे होंगे अभी इस वक्त, ये जमावड़ा इसलिए यहाँ पर मौजूद है ताकि जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो नशे के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं, उनको सुरक्षा मिल सके और हमारे जो आने वाला भविष्य है उसको भी सुरक्षा मिल सके। कुछ भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भाई से बात करते हैं, समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे? सब बढ़िया। कहाँ से आए आप? हम यहीं से ऋषिकेश से ही है। ऋषिकेश। कब कितना वर्ष हो गए होंगे आपको ऋषिकेश? हमें यहाँ पे कम से कम 13-14 साल हो गए होंगे। 13-14 साल। 13-14 साल में आपने ऋषिकेश को परिवर्तित होते हुए भी देखा होगा। एक अच्छे दौर का ऋषिकेश एक ऐसे दौर पर जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? ऋषिकेश ठीक है, अगर बात किया जाए विकसित और विकसित की तो अच्छी है, पर अभी जो घटना घट रही है ऋषिकेश में वो एकदम, उसके बारे में सबको चर्चा करनी चाहिए। मैं तो अपने नवयुवकों से कहना चाहता हूँ कि आए और इन बदमाशों को अच्छा जवाब दे। नवयुवकों से कहना चाहता हूँ जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं ऋषिकेश में, जैसे हमारे पत्रकार डिमरी जी में हमला हुआ था, आजकल यही खबरें चले। मैं अपने नवयुवक साथियों से कहना चाहता हूँ कि आइए आगे और इनको जवाब दें। चलिए, सही सटीक सा जवाब और छोटे मोटे जवाबों से क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक हो जाए सब? क्या ऐसा हो सकता है कि उन 40 लोगों पर लगे जो मुकदमे हैं वो ठीक हो जाएं? पर चलिए कोई बात नहीं, आगे भी काफी लोग हैं, धीरे धीरे पीछे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा जो बैक वेंचर होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रांगली जवाब देते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा, कैसे सर आप? बस नहीं बोलना, कुछ आपने बोलना सर? पूछिए क्या? अच्छा, कहाँ से आप? ये से? हाँ, शामपुर से। शामपुर से आप? चल शामपुर की बात करते हैं, हम भी शामपुर से ही हैं। शामपुर में अभी यहाँ पे सब लोग आप पंचायत में मौजूद हैं, शराब के खिलाफ मौजूद हैं, मगर शामपुर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कभी लक्कड़ घाट में सुनने में आता है कि वहाँ नीचे मंदिर के पास बच्चे बैठे हुए शराब, तो उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए, किस तरीके? क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो तो अस्पताल में जा रहा है। देखो, ये तो नशा के खिलाफ तो पहले तो सबको जागरूक करना जरूरी है, और एक एक आदमी को इसके खिलाफ होना पड़ेगा। और इसका ये भी है कि हमें अपने बच्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम लोग नशा करना छोड़ दें तो इनके धंधे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो धंधा ही नहीं होगा तो इनको भी पीछे हटना पड़ेगा ना। इससे कुछ बढ़ावा तो हमारा समाज में ऐसा हो गया कि एक को देख के आदमी इसमें ढलता जा रहा है।
बच्चे थे क्या 16 से लेकर 21 साल तक के बच्चे को क्या होता है, उसका माइंड कहीं भी डाइवर्ट कर लो, बस तो इस धंधे में उसको अगर इसमें अपना गार्जियनशिप भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, और इसके खिलाफ तो खैर होना ही होना है, क्योंकि ये बहुत अंदर तक चला गया है। सर आपने अभी जागरूकता की बात करी, जागरूकता में आखिर किसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है जनता को जागरूक करने की? देखो, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत से समाज सेवी लोग हैं, पर समाज सेवी नहीं, अपने मोहल्ले में जो भी बड़ा है, जो भी शिक्षित बन, उसको बताना चाहिए इस बारे में अपने बच्चों को, क्योंकि उसके खुद के भी बच्चे हैं तो उसकी भी फैमिली है। जैसे वो अपने बच्चों के लिए चाहता है ऐसे दूसरे को बच्चों बोल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो फर्क इतना है कि जिस बच्चे को बोल रहा है उसके परिवार में उस बच्चे के बुराइयां सुनने की आदत ही होनी। आजकल तो क्या है, अगर मैंने किसी के बच्चे को बोल दिया तो उसके परिवार में उल्टा मेरे को बोलेंगे तू मेरे बच्चे को क्यों बोल दिया, सबूत लाओ, वो हमसे सबूत मांग लेंगे। जबकि हम सबूत दे भी देंगे, उस टाइम तो हाँ बोलेंगे हाँ सही बात है, लेकिन एक बार तो अगले बंदे को लगता है मैंने बोलना ही क्यों, जब इसने हमको ही बोलना है। तो सही बात है। सर ग्राम जनप्रतिनिधि की बात करें तो एक ग्राम की पूरी देख रेख करना ग्राम प्रधान का काम होता है। तो क्या शामपुर में ऐसा कुछ चीजें हो रही है, क्या ग्राम प्रधान सच में आगे बढ़कर आ रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं आज नशे के खिलाफ चलो बात करते हैं, अपने बच्चों को जागरूक करते हैं या फिर रोजगार की तरफ उनको भेजते हैं? नहीं, खैर मैं शामपुर जनप्रतिनिधि का, हाँ जिला पंचायत है वो लगे रहते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं नशा विरोध में, तो कोई, लेकिन प्रधान की तरफ से या फिर पंचायत से तो मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम देखा नहीं अभी तक। ये 5 साल कंप्लीट होने को। हाँ, जिला पंचायत संजीव चौहान के मैं प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ, उनका तो अभी रक्षाबंधन में एक प्रोग्राम था नशा के खिलाफ ही था, आपने भी कवर किया होगा उसको। उनके प्रोग्राम तो मैं देखता हूँ, और इसके खिलाफ भी है वो, है इस मामले में सख्त है वो, लेकिन वो भी क्या करे, अकेला बंदा क्या करे, अकेले बंदे क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सटीक और बहुत अच्छी जानकारी दी है मुझे। अब आप ये सोचिए कि अगर इस चीज को रोक दिया जाता है तो फिर राजस्व कहाँ है, क्योंकि इस चीज से तो सच में बहुत बड़ा एक राजस्व आ रहा है। उषा मैम भी यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ मुकदमे लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रणाम मैम, कैसे हैं? बढ़िया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी इस पीड़ा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे रिस्क केस में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे शासन करवा रही, प्रशासन करवा रही, एक आवाज जा रही है। एक जो बहुत बड़ा संदेश देहरादून से एसपी देहात जी ने लिया है, वो 2 दर्जन से अधिक जो पुलिस कर्मी है रिस्क केस थाने में उनका तबादला हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे पहले मीडिया की और इन तमाम जनता की जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को बुलंद किया, और हमें आज जीत मिली है। योगेश डिमरी वाले प्रकरण में जो अपराधी था, ड्रग्स माफिया था, जिनको आज तक उनके पापा का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि मतलब 15 से 20 लोगों की जान चली गई थी, आंखें भी किसी किसी की चली गई थी, उसके बावजूद आज बेटा पूरी तानाशाही रिस्क केस में चला रहा था, ड्रग्स माफिया था, शराब माफिया था। और आज आप और हमारी ये जीत हुई है कि योगेश भाई को न्याय मिल रहा है, और जो 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है, और जो अपराधी है, ये तबादला क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये 2 दर्जन पुलिस वाले थे। एक बहुत बड़ी जो रिस्क केस की आवाज लोगों के लिए वो यूट्यूबर था। मैं 1000 बार कह रही हूँ, हमारे लिए जनता की आवाज थी, हमारे लिए वो पत्रकार था, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और एक बहुत बड़ी आवाज को खामोश करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया था। बैको राखे साइया मार सके न कोई, बाल भी बांका कर न सके जो जग बैरी हो। आज वो अपने भाग्य से लाखों लोगों की दुआओं से बच गए हैं, इसलिए वो आज हमारे बीच में है। एक बहुत बड़ी आवाज को खामोश करने का जो षड्यंत्र था वो विफल हुआ, इसलिए हुआ कि योगेश डिमरी के साथ में आप सभी पत्रकारों ने, जनता ने आवाज उठाई, वो आवाज एसपी देहात जी तक पहुंची। एसपी देहात जी ने निर्देश दिया, 2 दर्जन से अधिक लोगों का तबादला हो गया है। हो गया मैम, उसके बाद भी 40 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। देखो, मेरे ऊपर मुकदमा दायर हुआ है, संजय सिलवाल के ऊपर मुकदमा दायर हुआ है, सुरेंद्र नेगी के ऊपर मुकदमा दायर हुआ है। हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं भी शासन प्रशासन खंगाले, कैमरा खंगाले, किसी के सीसीटीवी होगा वहाँ, हम वहाँ थे ही नहीं। दर्द है हमारे अंदर इस बात का। कल शाम को पुलिस ने थाने के अंदर मेरे साथ जो बिहेव किया वो बहुत निंदनीय था। मेरे को कहा, इसकी पुलिस थाने में कहा गया मेरे लिए, इसकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होती है, इसका फोन खींचो, लाइव वीडियो क्यों बना रहे, वो सब लाइव वीडियो में आ रखा है।
तो इस तरह के जो षड्यंत्र चल रहा है वो सरासर कम से कम जनता के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये आवाज जा रही होगी, एसपी डीएसपी तक ये आवाज जा रही होगी, एसएचओ तक ये आवाज जा रही है। कहीं ना कहीं जो जनता की शक्ति है और आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, वो रंग लाती हुई दिख रही है। ये इतना आसान हो गया सब पे मुकदमा लगाना, इतना आसान हो गया कि किसी ने भी काम करना शुरू करे तो उसमें मुकदमा लगाना। देखो जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये 2-2.5 साल से देख रही हूँ, मेरे आज तक बाप दादा का रिकॉर्ड देख लो, कहीं चौकी में एक एप्लीकेशन नहीं है। मेरे ऊपर 3-3 बार के मुकदमा दायर हो गए। पिछले साल मेरे ही साथ ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया था, मेरे साथ बहुत भयंकर मारपीट हो गई थी। 2 दिन की कार्यवाही के बाद पुलिस ने उनको जेल भेजा, लेकिन उसके बावजूद मेरे पे भी मुकदमा है। देखो मैं तो पीड़ित थी ना, मैंने कहां से रोड जाम कर दी, मुझे तो खुद पुलिस एम्स हॉस्पिटल ले गई है, मेरे पास सारे कागज है, उसके बाद भी मुझे परसों जमानत करानी पड़ी आपकी। कहीं ना कहीं ये हमारी जो आवाज है कि ये मतलब जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ ना बोले, कहीं मतलब कहीं भी कुछ भी अवैध चल रहा है, चाहे नशा तस्कर हो, चाहे महिलाओं की तस्करी हो। मेरे गुमानी वाला क्षेत्र में तो महिलाओं की तस्करी होती है। उसके बाद संज्ञान लिया, जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद संज्ञान लिया पुलिस ने। उसके बाद वो लड़की जो यहाँ से महिलाओं की सप्लाई करती थी, वो आज जेल में है, जबकि मैं उससे पहले श्यामपुर चौकी को 2 बार अवगत करा चुकी थी। यहाँ महिलाओं की तस्करी हो रही है, लेकिन श्यामपुर चौकी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। लेकिन जब अंकिता भंडारी कांड हो गया, मेरे साथ मारपीट हो गए, उसके बाद पुलिस ने सुना और वो लड़के आज जेल में है, वो सलाखों के पीछे है। एक और काम और एक और नाम उषा चौहान, जो कि लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। मगर मैं ये चाहूंगा कि देखिएगा कि तमाम जो यहाँ पे बड़ी बड़ी लोग हैं जरूर, और जितने भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। साथ ही में ठीक है योगेश जमरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर थोड़ा सा पीछे की तरफ दोबारा जाऊँ तो क्या आगे चल रहा है थोड़ा सा कार्यक्रम। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं मैंने कहा? ठीक है जी। आज यहाँ पे आए, क्यों आए हो? मैं ये महापंचायत में आया हूँ। यहाँ पर शराब तस्करों का बोलबाला ज्यादा है और इससे हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और हम इस महापंचायत में आए हैं। और क्या चीज है, और क्या मुख्य कारणों को लेकर अगर आपको मौका मिलता तो आप किस चीज पर बात करना चाहिए? अभी जो है, अगर कोई इस मुहिम को, हमारे कई लोगों के साथ जो है पुलिस वालों ने फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए हैं, उन पे जो है, और योगेश टिमरी जी पे जैसे जो इस मुहिम में थे उसमें मारपीट की गई है, वो घायल किए गए हैं, वो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। जनता सबको जानती है कि कौन सही है कौन गलत है, मगर फिर भी कुछ सवाल जो कि इतना कुछ करने के बाद दिमाग में आता है कि भाई आखिर क्यों सच में कोई आवाज उठाए तो क्या उस पर ऐसा हाल कर दिया जाता है उसका? क्या ऐसा ही होता हुआ है या फिर पत्रकार होना गुनाह हो चुका है? क्योंकि आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं तो फिर आप गुनाह कर रहे हैं, मगर आप अगर कहीं किसी के साथ उठना बैठना आपका और किसी माफिया का चल नहीं भाई मैं तेरी खबर नहीं चलाऊंगा तो आप अच्छे हैं। तो पत्रकारिता करना भी थोड़ा सा टफ हो चुका है। तमाम जो लोग हैं, मैं चाहूंगा दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं आपको, क्योंकि और भी जो लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, मगर थोड़ा सा अभी जो चीजें चल रही हैं उस विषय में भी थोड़ा सा आगे आशुतोष नेगी जी उनसे बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि उनका लगातार बढ़ता हुआ चीजें चल रही थी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बाहर में चलते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा सा बस, क्योंकि मैं अभी लाइव चल रहा हूँ, थोड़ा सा लाइव चल रहा हूँ बस, एक छोटा सा बैठा आगे कर लेंगे थोड़ा सा। तो अभी हमारे साथ आशुतोष नेगी जी मौजूद हैं। ये वही चेहरे हैं जो लगातार अंकिता भंडारी यानी कि हमारी बहन को न्याय दिलाते हुए नजर आते हुए सामने आए हैं। मगर सर, आप एक पत्रकार हैं, ऋषिकेश में बढ़ते इस माफिया के गिरोह को रोकने के लिए लगातार योगेश जमरी आगे बढ़ रहे थे, मगर उनपे फिर हमला हो जाता है। क्या पत्रकार होना गुनाह हो चुका है? बिल्कुल गुनाह हो गया भाई। ऐसा है कि देखिए, पत्रकार एक ऐसा प्रोफेशन है कि कमाई बहुत कम है जिसमें, अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं तो पैसा बहुत कम कमाएंगे, और रिस्क इतनी ज्यादा है कि किसी के खिलाफ भी मामला उठाते हैं वो फर्जी मुकदमा लगा देता है। यहाँ फर्जी मुकदमा तो जब लगेगा तब लगेगा, जान लेने पे आ गए, तो स्थितियां तो खराब है।
बिल्कुल सर, इतने मतलब फर्जी मुकदमे लगाने भी आसान हो चुके हैं। अभी ये डिमरी जी पे जितने भी ये कांड हुआ था उस पे 40 लोगों पर अब मुकदमे हो जाते हैं। तो ये मुकदमा कर जाना, फिर 2 से ज्यादा दर्जन के पुलिस अफसरों को ऐसा तबादला कर देना, तो ये क्या कहाँ के षड्यंत्र, कहाँ की राजनीति चल रही है? देखिए षड्यंत्र तो देखिए, ये जब तक राजनीतिक सरपरस्ती नहीं होती ना अपराधी को, तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इतना बड़ा कांड हो गया इस शहर में, एक शब्द नहीं बोलते। आपके शहर का एक सम्मानित पत्रकार जो है उसका सर फाड़ दिया, उसका जबड़ा तोड़ दिया, उसकी जान बच गई है, बस बच गया हो। मतलब उसको मारने का पूरा होता, ये नहीं था कि उसको खाली धमकाना था, उसको निपटाना था, उसका जबड़ा तोड़ना था, उसका सर फाड़ना था, जिससे पूरे समाज में दहशत का वातावरण हो, जितना भी लोग जर्नलिज्म में हैं उनके अंदर दहशत का वातावरण हो, और वो रिपोर्टिंग न करें। क्योंकि बोल कौन रहा है? एक पत्रकार ही तो है जो बोल रहा है, और आप एक पत्रकार की हत्या कर देंगे फिर दूसरा तो हिम्मत नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो रहा है, और करोड़ों रुपए का टर्नओवर है इस नशे का जो कारोबार है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, और इसका जो हिस्सा है वो पुलिस को भी जा रहा होगा, नेचुरली नेताजी के पास भी जा रहा होगा। तो ये पूरा जो गठजोड़ चल रहा है, इसके लिए तो समाज को इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़ेगा, गली गली में विरोध करना पड़ेगा, तभी ये खत्म होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, आप पे भी थोड़ा टाइम नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड, जैसे कि आपने देखा है, बचपन से आपने उसको बढ़ता हुआ भी देखा है उत्तराखंड, रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पर आपने भली भांति जानते हैं, मगर आए दिन एक नई अखबारों में हम खबर पढ़ते हैं कि भाई एक ठेका और खोला गया, राजधानी में खोला जा रहा है, ऋषिकेश में खोला जा रहा है, रायवाला में खोला जा रहा है। तो ये चीजें क्या चल रही है कि सिर्फ रोजगार नहीं है तो बच्चा डिप्रेशन होकर दारू तो पिएगा ही पिएगा, तो राजस्व बढ़ेगा? इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ फिर वही बात आ गई, ये पॉलिसी सरकार की है, वो खनन को प्रमोट करते हैं, अवैध खनन होता है और शराब, इन दोनों क्षेत्रों से पैसा आता है सरकार के पास, जिससे स्टेट रन करता है, और स्टेट भी घाटे में चल रहा है। तो इनको जो पैसा वसूलना है, इनको और कोई दिमाग में नहीं है कि यहाँ बाग बगीचे लग सकते हैं, यहाँ टूरिज्म का बढ़िया काम हो सकता है। इस पे किसी सरकार का फोकस यहाँ नहीं रहा है, और उसका कारण ये है कि सरकारें भी बाहर के लोगों के द्वारा चलवाई जाती है। यहाँ पे जो दिल्ली के या बॉम्बे के बाहर के माफिया है, वो माफिया तंत्र यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि नेशनल पार्टीज है, उनको फाइनेंस करते हैं। और आप देखो ना राजनीति में किस तरह के लोग आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, कोई खनन के बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई शराब के बैकग्राउंड से आ रहा है, वो आपका विधायक बन रहा है, वो मंत्री बन रहा है, तो क्या करेगा फिर वो? तो ये जनता को भी वोट देते समय सोचना पड़ेगा। नहीं सोचती है जनता, और नहीं सोचती है तो ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं एक ऐसे युवा की तरफ जो कि लगातार ऋषिकेश में बढ़ते हुए नजर आते हैं। सर एक छोटा सा आपसे भी साक्षात करना चाहूंगा, थोड़ा पीछे आ जाए क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आपसे भी एक छोटा सा, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर। अभी कनक धनाई जी मौजूद है हमारे साथ। सर से मैं एक ऐसा सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर को थोड़ा बुरा भी लगेगा इस चीज को अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं। सर अब एक युवा है और एक युवा का कर्तव्य होता है कि अपने साथ के युवाओं को गलत जगह रोकना, सही जगह डालना। पर एक अब राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी में कहा जाता है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए तो आपके हाथ बंद गए। ऋषिकेश में बढ़ रहे ये जो शराब माफियों की शराब बढ़ रही है लगातार हर दूसरी दुकान में, पर हमने कभी कनक धनाई का ये नहीं देखा कि कनक धनाई कभी आगे आके ये बोल रहे हैं कि ये गलत चीज है, ये सही है, ये नहीं होना चाहिए था, या फिर मेरे युवा भाइयों को ठीक रहना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। कनक धनाई क्यों चुप है इसमें अभी तक? ये आप ठीक है, अगर मेरे कहने से और मेरे शब्दों से अगर प्रभाव पड़ता तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से इस बात को जरूर रोकूंगा कि इस चीज से हम बहुत ज्यादा दूर रहें। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता ये बात कहेगा कि आप शराब पीजिए। ये जरूर हमने नहीं कहा होगा कभी कि आप मत पीजिए, बट ये भी नहीं कहा कि आप पीजिए। चलिए, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं समझूंगा कि वो जरूर संप्रेषित हो जन जन तक, लोगों तक। देखिए, उत्तराखंड आज और ऋषिकेश खासकर एक साइकोट्रॉपिक टूरिज्म या अल्कोहल टूरिज्म का आज एक एपिसेंटर बनने जा रहा है। पहले तो यहाँ पर नैसर्गिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म को जाना जाता था। आज की स्थिति यह है कि हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इन परंपरागत पर्यटन से हटकर ये जो गांजे का पर्यटन है, ये जो स्मैक का पर्यटन है, शराब का पर्यटन है, इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं।
अवैध और वैध शराब में अंतर पहले हम लोग ये जरूर जाने, जो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है वो वैध होती है और वो बिकती है। जो अनलाइसेंस्ड वेंडर्स होते हैं जहां पर सरकार को अधिकार नहीं जाता, उसको हम अवैध वाली श्रेणी में डाल देते हैं। जब ये अवैध वाली श्रेणी आती है तो इस अवैध के खिलाफ हमारी अमूमन लड़ाई रहती है। पहले तो ये डिसाइड करने की जरूरत है हम वैध और अवैध में से किसके खिलाफ है, क्योंकि जो वैध है वो लगभग 4500 करोड़ का राजस्व दे रही है इस प्रदेश को। अब उस राजस्व की लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्टैंड क्या है, एक पार्टी पॉलिटिक्स में स्टैंड क्या है, और एक सामाजिक, एक जो सोशल स्टैंड होता है वो क्या है हमारा। तो ये तीन बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये आपसे भी कोई पूछेगा, मॉरली शायद आप भी कहेंगे खराब है, बट जब फाइनेंशियली स्टेट को चलाने की बात आती है तो एक एक्साइज का मॉडल जो पहाड़ी राज्यों में है, वो तो राजस्व मिल रहा है, अगर शराब से मिल रहा है, हम मानते हैं, मगर आपने अभी खुद बोला कि वैध और अवैध दोनों चीजें होती हैं। डिफरेंशिएट वैध को ऑलरेडी सरकार ने चिन्हित कर रखा है कि इस वैध में मैं आपको बताता हूँ, वैध ऋषिकेश में जो आज से पिछले 500 सालों में चलता आ रहा था, उसमें ऋषिकेश एक ड्राई स्टेट था। उस ड्राई स्टेट में वैध ये था कि रायवाला में सिर्फ शराब का ठेका होता था और खारा स्रोत में ठेका होता था। पर अब उसी नीति को बदलकर, वैध की परिभाषा को बदलकर आपने नटराज में भी ठेका खोल दिया, वीरभद्र में भी खोल दिया, आपने देहरादून रोड में भी खोल दिया, आपने गुमानीवाला में भी ठेका खोल दिया है। तो वैध की जो परिभाषा है वो आबकारी नीति में इन्होंने किस चतुरता के साथ इसमें संशोधन लाकर उस नीति को बदला है। पहली लड़ाई, पहला युद्ध, पहली जंग हमारी उससे है। बिल्कुल यही चीज मैं करना चाह रहा, इससे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि कभी आकर मैं खुद मिलना चाह रहा था आपसे, एक साक्षात्कार जरूर हो आपके साथ, क्योंकि एक युवा व्यक्ति जब उठता है, एक युवा नेता है, तो समझते हैं पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है अनपढ़ है कोई उठ के आ जाए, पढ़े लिखे हैं। सही, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि वैध और अवैध में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भली बात है। सर, अब एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा कि देवभूमि कहा जाता है हमारे ऋषिकेश को, योग नगरी कहा जाता है, जगह जगह पर यहाँ पर लगातार शराब के ठेके खुल रहे हैं, ये हो रहा है, पत्रकार डिमरी जी को ऊपर हमला कर दिया जाता है। इन सब चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या फिर नहीं है? डिमरी जी को आप दो दृष्टि से देख सकते हैं, एक तो वो पत्रकार है, दूसरे वो सजग और जागरूक नागरिक भी हैं इस नगर के। तो वो जो अंदर गए थे, मुझे लगता है वो डुअल कैपेसिटी में अंदर गए थे। एक वो पत्रकार की कैपेसिटी में अंदर गए थे, दूसरे वो एक सजग नागरिक की जिसको पीड़ा थी इस नगर की, शहर की, वो उस क्षमता में अंदर गए थे। तो मैं समझता हूँ वो दोनों क्षमताओं में हमें उनको उस तराजू में तोलना चाहिए। दूसरी बात, अवैध शराब ऋषिकेश में किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि जो दो पॉकेट है शराब के, जहां पर इंडियन, जिसको हम इंडियन लिकर कहते हैं, उसकी जो उपलब्धता है वो दो जगह पर है, खाड़ा स्रोत में, एक रायवाला में है। सरकार की ही आबकारी नीति कुछ ऐसी बन गई है कि जो ठेके मालिक हैं, इनको माल काटने की आवश्यकता पड़ती है। ये एक नीतिगत है, सरकार की ही नीति, सरकार का ही डबल बेंच में ये हलफनामा है। मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, इसमें सरकार ने कोर्ट में इस हलफनामे को दे रखा कि यात्रा रूट पे कोई भी ठेका हाईवे पे नहीं होना चाहिए। गुमानीवाला से लेकर नटराज चौक तक सब हाईवे के अंतर्गत आता है। अब ये राज्य सरकार हाईवे की परिभाषा रातों रात बदल दे क्योंकि शराब का कारोबार चलाना है, ये एक त्रुटि है। दूसरी त्रुटि इसमें यह है कि जब नीतिगत रूप से इतना भार, इतना अधिभार ठेकेदारों के ऊपर पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से मोहल्ले मोहल्ले में अपने शराब के पॉकेट बनाते हैं। जब पॉकेट बनते हैं तो मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिकती है, जब मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिकती है तो मोहल्ले मोहल्ले में अराजकता फैलती है, जब मोहल्ले मोहल्ले में अराजकता फैलती है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो जड़ है, जेनेसिस है, आज की भी जो महापंचायत है, महापंचायत करना मकसद नहीं है। इसके बाद हमारा एक्शन प्लान क्या है, आज हम क्या लेकर जाते हैं, वो क्या निकलता है, तब जाकर ये महापंचायत सार्थक होगी। तो मेरा भी यही अनुरोध है महापंचायत से कि हम लोग कुछ एक्शन प्लान, सॉलिड एक्शन प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़े, और तब जाकर मुझे लगता है ठीक है, एक भावनात्मक टच तो ही है शराब को लेकर, डिमरी जी से जुड़े हुए हैं जो लोग शराब के खिलाफ रहते हैं, परंतु जब तक कोई ठोस नीतिगत कदम इसमें क्या करना चाहिए उस पर जब तक बात नहीं होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, तब तक हम लोग आगे कुछ भी सार्थक नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और
ये तमाम चीजें पत्रकार बंधु सब यहाँ पर है। एक मुहिम उठाई थी एक पत्रकार ने ऋषिकेश को शराब मुक्त कर देना, तो अब शायद वो मुहिम पूरे क्षेत्र जितने भी लोग हैं वो सब ने अपने हाथों में ले लिया। होगा क्या कुछ होता है ऋषिकेश में बदलाव, 24 वर्ष है हमारा उत्तराखंड, क्या सच में 25वें वर्ष में जब एंटर करेगा जाएगा तो कुछ नई चीजें लेके जाएगा, या फिर वही पुराने मुद्दे, अंकिता भंडारी का मुद्दा या फिर योगेश सिमरी का मुद्दा या फिर शराब का मुद्दा, इन लोग लेकर आगे बढ़ता है या फिर क्या होता है? बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।